अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। शायद इस कहानी को क़ारीन काबिल यकीन न समझेंगे। मेरे इख्तियार में ऐसा कोई ज़रिया नहीं जो यकीन दिला सके कि ये 100% सच्ची कहानी है। तमाम शहादत और सबूत भारत में हैं। दिल्ली के इलाके पहाड़गंज के थाने का रिकॉर्ड देखें, मेरे केस की फाइल महफूज होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत का रिकॉर्ड देखें, आपको यकीन आ जाएगा कि मुझे पागल करार दिया गया। आगरे के पागल खाने के रिकॉर्ड में भी मेरा नाम होगा। मेरी ज़िंदगी का ये अनोखा वाक़या और इंतहा से भी ज़्यादा अज़ियतनाक तजुर्बा दिल्ली से शुरू हुआ था। मैं इस वक्त सेकंड ईयर में पढ़ता था। हमारा घर दिल्ली के एक मशहूर हिस्से पहाड़गंज में था, जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की थी। अपना एक कुशादा मकान था। मोहतरम वालिद मरहूम ने बालाई मंजिल भी तामीर करवा दी थी। हम 5 भाई थे और 3 बहनें थीं। मोहतरम वालिद मरहूम एयर हेडक्वार्टर में सिविलियन गजेटेड ऑफिसर थे। मेरे 2 बड़े भाई मरकज़ी हुकूमत के दफातर में मुलाजिम थे। हमारा ख़ानदान पुरवकार और काबिल एहतराम था। मेरे भाई शराफत के दायरे में रहकर जिंदा दिल, हंसमुख, मिलनसार और स्पोर्ट्समैन थे। किसी से दबने वाले नहीं थे। मैं ज़रा ज़्यादा ही जिंदा दिल और जुर्रतमंद था। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था और कॉलेज टीम में बहुत नाम पैदा किया था, जिससे मैं ताकत और फुर्ती थी। एक रोज़ मैं साइकिल पर जा रहा था। मेरे आगे एक लड़की साइकिल पर जा रही थी। वो साइकिलों का ज़माना था। जनाना साइकिल का फ्रेम मर्दाना साइकिल से मुख्तलिफ होता था। मेरे पीछे से 3 साइकिल सवार आए और आगे निकल गए। लड़की के करीब जाकर उन्होंने रफ्तार हल्की कर ली और इसे अपने घेरे में ले लिया। लड़की ने रफ्तार कम कर दी थी कि ये नौजवान सवार उससे आगे निकल जाएं, लेकिन उन्होंने भी साइकिल आहिस्ता आहिस्ता कर लिए। वो लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे। सड़क पर कोई रश नहीं था। इस दौर में नौजवान लड़कियों से छेड़खानी किया करते थे, लेकिन ये आज की तरह आम रिवाज नहीं था और लड़के आज की तरह ढीठ भी नहीं थे। लेकिन ये तीनों जो हिंदू थे, ढीठ मालूम होते थे। वो लड़की को आगे चलने ही नहीं दे रहे थे। मेरा नौजवान खून जोश में आ गया। मैंने साइकिल तेज किया और इनसे आगे जाकर मैं साइकिल से उतरा। साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया ही था कि ये पार्टी मेरे करीब पहुंच गई। मैंने पहले ही लड़के को, जो मेरे ज़्यादा करीब था, मुंह पर ऐसा घूंसा जमाया कि उसका साइकिल बेकाबू होकर गिरा। दूसरा साइकिल से उतरकर और मुझे ललकार कर आगे आया। मैंने एक घूंसा उसके पेट में मारा। वो पेट पर हाथ रखकर आगे को झुका तो मैंने नीचे से उसके मुंह पर घूंसा मारा। उसके तो पांव जमीन से उठ गए और वो पीठ के बल गिरा। तीसरा साइकिल मोड़कर भागने लगा था कि तमाशाइयों ने उसे पकड़ लिया। और मारो सालों को, मत छोड़ो, ये लोगों की आवाज़ें थीं। एक आवाज़ तो मैं भूल ही नहीं सकता। ये किसी मुसलमान अदीब या शायर की आवाज़ थी। उसने कहा कि और मारो, ये मज़ीद पिटाई के मुस्तहिक हैं। लोगों ने लानत मलामत करके इन्हें छोड़ दिया। फिर तमाशाई भी रुखसत हो गए। लड़की वहीं खड़ी मुझे देख रही थी। वो खूबसूरत लड़की थी, पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो हिंदू थी। मुसलमान लड़कियां अभी इतनी आज़ाद नहीं हुई थी कि दुपट्टा कंधों पर डाले सड़कों पर साइकिल सवारी करती फिरें। मैंने से पूछा कि वो कहाँ रहती है। उसने अपनी कोठी और उसका महल वकूफ़ बताया तो मुझे लड़की के सोशल स्टेटस का अंदाज़ा हो गया। वो तो अच्छे खासे अमीर ख़ानदान की लड़की थी। तुम मेरे साथ मेरे घर तक चल सकोगे? उसने कहा। तुमने इन्हें मारा है। मैंने देखा है कि एक के होंठों से खून बह रहा था और दूसरे की आंख से हटकर नीला निशान और उभार था। वो मुझसे बदला लेंगे। चलो, मैंने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। वो अपने साइकिल पर और मैं अपने साइकिल पर सवार हुआ। रास्ते में उसने अपना नाम रीना बताया। वो भी सेकंड ईयर में पढ़ती थी। उसके बाप का नाम राजेश मल्होत्रा था। बहुत बड़ा ताजिर और कांग्रेस का ओहदेदार था, यानी वो सियासी लीडर भी था। ये तो जाहिर ही था कि वो बहुत अमीर आदमी था। तिजारत और दौलत तो हिंदुओं के ही पास थी। इनमें से एक लड़का मुझे कॉलेज से छुट्टी के वक्त तंग करता है, रीना ने बताया। 5-6 दिनों से इसे देख रही हूँ। कॉलेज से निकलती हूँ तो मेरे साथ लग जाता है और करता है बकवास। कल मैंने इसे गालियाँ दी तो ये चला गया। आज कॉलेज के बाहर तो ना मिला। यहाँ इसने रोक लिया और 2 और लड़कों को साथ ले आया था। तुम्हारे पिता की कार नहीं है? तो उसने जवाब दिया। तुम कहना चाहते हो कि मैं कार पर क्यों नहीं आती जाती? मेरे पिता उसे फजूल खर्ची समझते हैं। ये वस्फ तो मुसलमानों में है।
कि थोड़ी सी दौलत आ जाए तो इसे ऐशो इशरत और नुमाइश पर उड़ा देते हैं। हिंदू की फितरत यह है कि इसके पास जूं जूं दौलत बढ़ती जाएगी वो इतना कंजूस और कमतरीन होता जाएगा, बिल्कुल फलदार दरख्त की शाख की तरह जिसका फल पकता जाता है और वो झुकती जाती है। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? रीना ने पूछा। मेरे बस में जो कुछ भी हुआ मैं करूँगा, मैंने कहा। पूरे 1:30 बजे मैं कॉलेज से निकलती हूँ, उसने कहा। अगर तुम उस वक्त गेट के सामने आ जाया करो तो ये लड़का मेरी जान छोड़ देगा। मैं भी इसी वक्त कॉलेज से फारिग होता हूँ, मैंने कहा। मेरा कॉलेज दूर तो नहीं, तुम गेट के अंदर ही मेरा इंतज़ार करना। तुम 3-4 दिन आते रहे तो ये लड़का भाग जाएगा, रीना ने कहा। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैंने साइकिल रोक लिया। मैं तो जल भुन के रह गया। मैंने सोचा कि ये लड़की मुझे रुस्तम जमा समझती होगी, मगर इसने मुझे अपना चौकीदार समझ लिया था और उजरत दे रही थी। रीना, मैंने कहा, तुम हिंदू हम मुसलमानों को गरीब और अपना मोहताज समझते हो? तुम्हारी कौम के लड़कों ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया है वो कमीनगी और सिफलापन है, इसीलिए मैंने तुम्हें उनसे बचाया है। तो ये मुसलमान की हैसियत से किया है और अपना फर्ज समझ कर किया है। तुम मुझे जलील कर रही हो रीना। रीना ने भी साइकिल रोक लिया था। मेरे एहतजाज ने उसके चेहरे पर तासुब और शर्मसारी का तासुर पैदा कर दिया। इसने माफ़ी मांगी और मुझसे पक्का वादा लिया कि मैं कल छुट्टी के वक्त उसे कॉलेज के गेट पर मिलूंगा। हम दोनों आगे चल पड़े और 15-20 मिनट बाद उसने उंगली के इशारे से बताया कि वो उसकी कोठी है। मैंने इसे कहा कि मेरा आगे जाना ठीक नहीं, वो चली जाए। वो कोठी के फाटक में दाखिल हो गई तो मैं वापस आ गया। दूसरे दिन 1:45 बजे मैं इसके कॉलेज के गेट के सामने खड़ा था, लेकिन इतना सामने नहीं कि हर किसी की निगाह में आ जाता। कल वाले 3 नौजवान हिंदुओं में से एक वहाँ खड़ा था। उसने मुझे न देखा। लड़कियां बाहर आ रही थीं, रीना ने मुझे देख लिया था और उसने उस नौजवान लड़के को भी देख लिया था। वो मेरा इशारा समझ गई और साइकिल पर सवार होकर अपनी राह लग गई। वो लड़का भी साइकिल पर सवार हुआ और लड़की के पीछे गया और साइकिल रीना के साथ कर ली। मैं पीछे से गया और अपना साइकिल इस लड़के के पहलू के साथ कर दिया। इसने मुझे देखा तो इसके चेहरे का रंग कुछ और ही हो गया। उसने रफ्तार कम कर दी कि हम आगे निकल जाएं, लेकिन मैंने भी रफ्तार कम कर दी और इसे साइड मार मार कर सड़क से उतार कर ले गया। मैं साइकिल से उतरा और उसका गिरेबान पकड़कर साइकिल से उतार लिया। रीना भी हमारे पास आ गई। लड़का अमीरों का लगता था, लेकिन हिंदुओं की रवायती बुज़दिली उसके चेहरे पर लिखी हुई थी। मेरी एक बात सुन ले, मैंने उसे कहा। इस लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यह ना समझना कि इसके साथ मेरी दोस्ती है। मैंने कल पहली बार इसे देखा था और तुम्हें भी कल देखा था। उसने मुझे बताया कि तुम हर रोज़ इसके साथ छेड़खानी करते हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बताने आया हूँ कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो। मेरे घूंसे से कल तुम्हारा होंठ सूजा हुआ है। अगर मेरी बात का तुम पर असर न हुआ तो कल तुम्हारा सारा चेहरा सूजा हुआ होगा। उसने कुछ भी न कहा और चला गया। 10-12 कदम दूर जाकर उसने पीछे देखा और बोला, इसे बचा कर रखना, और वो बहुत तेजी से वहां से गायब हो गया। ये इस लाला महाराज का खोखला रोब था। मैं 3 दिन तक उसके कॉलेज जाता रहा। वो नौजवान दिखाई नहीं दिया। इन 3 दिनों में मेरा और रीना का मामूल ये रहा कि वो कहती कि कुछ दूर मेरे साथ पैदल चलो। एक खास जगह पहुंचकर वो कहती कि अब तुम अपनी राह लग जाओ। इसके आखिरी अल्फाज होते थे, कल जरूर आना। अब खतरा टल गया है रीना, मैंने तीसरे दिन इसे कहा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे वालिद साहब तक कोई ये खबर पहुंचा दे कि रीना एक मुसलमान लड़के से मिलती है। चलो यहाँ ना आना, इसने कहा। 4 बजे लाल किले के गेट पर आ जाना, वहाँ कहीं बैठकर बातें करेंगे। मैंने वादा कर लिया और मैं समझ गया कि ये लड़की फिल्मी ड्रामा चलाना चाहती है जो इसी तरह शुरू होता है कि हीरोइन फिसल कर गिर पड़ती है और हीरो इसे उठाता है, या हीरो और हीरोइन मुखालिफ सिमतों से आते हैं और टकरा जाते हैं। ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ था। मैंने इस लड़की के बारे में ये राय कायम की थी कि इसमें जहनी पुख्तगी और संजीदगी है, या ये कि ये ओछी और बड़बोली नहीं, कुशादा जहन की लगती थी। मोमिन हम भी नहीं थे। गोनियत साफ थी, लेकिन इतना हसीन साथ हाथ से जाने देना भी तो अक्लमंदी नहीं थी। सरीहन मुर्दा दिली होती कि मैं उसे टाल देता। 3 दिनों की मुलाकातों में उसने ज्यादातर मेरे और मेरे खानदान के बारे में ही सवाल पूछे। अगले रोज 4 बजे मैं लाल किला पहुंच गया। वो पहले से मौजूद थी। मैंने पूछने की जरूरत न समझी कि वो घर क्या बता आई है। इसने कोई ऐसा झूठ बोला होगा जो काबिले कबूल होगा। हमने साइकिल स्टैंड पर रखे और किले के अंदर चले गए।
ٹہلتے ٹہلتے ہم ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں قلعے کی سیر کو جانے والے کم ہی جاتے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے کبھی رومان نہیں لڑایا تھا۔ اگر وہ میرے درجے کی لڑکی ہوتی تو اور بات تھی۔ یہ تو بہت ہی امیر خاندان کی لڑکی تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ اس نے ایسی فرمائش کر دی کہ چلو ہوٹل میں چائے یا کافی پئیں، تو میں کیا کروں گا؟ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی کا انداز کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ اس نے کوئی رومانی مکالمہ نہ بولا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ہماری اس ملاقات کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تو شاید میں نہ دے سکوں، رینا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کی جائیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ مسلمان ہندوؤں کو تنگ نظر، کنجوس اور محتسب سمجھتے ہیں، لیکن مجھ میں تم ایسی کوئی خرابی نہیں دیکھو گے۔ ایک بات بتاؤ رینا، میں نے پوچھا، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ میں خراب آدمی نہیں؟ اتنا سا ہی ثبوت کافی ہے، رینا نے کہا، کہ ایک وہ ہیں جو سڑکوں پر میرے پیچھے پھرتے ہیں اور انہیں میری عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں، اور ایک تم ہو جس نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ لیکن عتیق، میں نے بڑی عام سی بات کہہ دی، میں نے یہ مکالمہ فلموں میں بھی سنا ہے اور ناولوں میں بھی پڑھا ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور اکتائے ہوئے جھنجھلائے ہوئے سے لہجے میں بولی، تم نے بڑا مشکل سوال کیا ہے عتیق، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بس اتنی مہربانی کرو کہ دوسرے چوتھے روز تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے مل لیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ٹال مٹول کرنا چاہتا تھا۔ اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی شرافت کی دھاک بٹھا رہا ہوں۔ اسے ٹالنے کی دراصل وجہ یہ تھی کہ ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے کے تعلقات مسلمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ ہندوستان میں ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو اس مسلمان کو بہت برے انجام تک پہنچایا گیا۔ اگر کسی مسلمان لڑکی کا معاشقہ کسی ہندو کے ساتھ چل پڑا تو ہندوؤں نے ہندو کی حوصلہ افزائی کی کہ اس لڑکی کو اپنے گھر لے آئے۔ ایسی مسلمان لڑکی کو وہ اپنے مذہب میں داخل کر لیتے تھے۔ یہ میں آزادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو وہاں یہ عالم ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں الجھا کر ہندو بنا دیا جاتا ہے، اور ہندو لڑکیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان لڑکوں کو اسی چکمے میں ہندو بنا لیں۔ میں بات کو کہیں اور لے گیا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ رینا میرے ساتھ بہت ہی گھل مل گئی اور میں نے سوچا کہ چلو پہلے فلمیں دیکھتے تھے، اب ایک عملی تجربہ بھی کر لیں۔ لال قلعے کی اس ملاقات میں رینا نے مجھے یہ بھی احساس دلا دیا کہ ہم دونوں بیگانے نہیں، بلکہ اس کے الفاظ میں ہم جنم جنم کے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد میں خود اگلی ملاقات کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ 2 دنوں بعد میں رینا کو اس کے کالج سے باہر ملا اور اسی شام 4 بجے جنتر منتر میں ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ہم دونوں وقت پر پہنچ گئے اور ایک گوشے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس روز رینا نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے طے کر دی گئی ہے جو اس سے دگنی عمر کا ہے۔ عمر کے علاوہ جو بات رینا کو اور زیادہ ناپسند تھی وہ یہ تھی کہ رینا کا باپ اپنے اس داماد کو گھر داماد بنا رہا تھا اور وہ آدمی بخوشی رضامند تھا۔ ایسے آدمی کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی جو اپنے گھر بار اور ماں باپ وغیرہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور اس کے والدین کا ہو کے رہ جائے، رینا نے کہا۔ ویسے بھی میں نے اس آدمی کو قریب سے دیکھا ہے۔ جسمانی لحاظ سے بالکل ڈھیلا ڈھالا اور دکاندار لگتا ہے، اور ذہنی لحاظ سے یوں لگتا ہے جیسے میرے باپ کا زر خرید غلام ہو۔ کیا تم انکار نہیں کر سکتی؟ انکار کر چکی ہوں، رینا نے جواب دیا، لیکن میری سننے والا کوئی نہیں۔ گھر میں باپ کا حکم چلتا ہے۔ صرف ایک بھائی ہے جو مجھ سے بڑا ہے، اور وہ تو نرا بدھو اور احمق ہے۔ سوائے کاروباری بات کے وہ کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا۔ ماں کی گھر میں نوکرانی سے بڑھ کر کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں۔ پھر کیا کرو گی؟ تم میرے لیے سوچو، اس نے جواب دیا۔ اس ملاقات میں رینا نے اپنے بارے میں یہ انکشافات کیے۔ وہ کہتی تھی کہ شادی کے بارے میں وہ بہت سنجیدہ ہے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ کوئی دولت مند آدمی اس کے آگے سونے چاندی کے ڈھیر لگا دے اور کہے کہ تم میری بیوی بن جاؤ تو وہ 10 بار سوچ کر جواب دے گی، اور اگر کوئی انتہائی معمولی آدمی اسے یہ یقین دلا دے کہ میری بیوی بن جاؤ اور میں تمہیں مسرت، محبت اور سکون سے بھرپور ازدواجی زندگی دوں گا، تو وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہے گی کہ میں ہوں تمہاری بیوی۔ ہماری 3 اور ملاقاتیں ہوئیں۔ آخر ایک ملاقات میں اس نے اپنے دل کی بات کہی دی۔ عتیق، اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم مجھ سے بڑے مشکل سوال پوچھتے رہتے ہو اور میں صحیح جواب دیتی ہوں۔ آج میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں، بالکل ٹھیک جواب دینا۔ کوئی ایسا سوال رہ تو نہیں گیا جس کا میں نے جواب نہ دیا ہو؟ میں نے کہا۔
तुम्हें अपने खानदान के बच्चे बच्चे के बारे में बता दिया है। हमारा जो माली और सोशल स्टेटस है वो मैंने बता दिया है। अब बताओ और क्या पूछना बाकी रह गया है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आओ हम शादी कर लें तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? रीना ने पूछा। ये न पूछो कि मेरा जवाब क्या होगा, मैंने कहा। ये पूछो कि मेरा अंजाम क्या होगा। क्या तुम मुझे हिंदुओं के हाथों मरवाना चाहती हो? इस मौजू पर हम दोनों में बहुत बातें हुई। मेरा ख्याल था कि वो जज्बात की तपिश से एक अनहोनी बात कह बैठी है, लेकिन वो संजीदा ही होती चली गई और एक मौके पर तो उसके आंसू भी निकल आए। इस रोज ये मौजू ऐसा चला कि हमें एहसास तक ना हुआ कि 2 घंटे गुजर गए हैं। मेरा फैसला सुनो अतीक, उसने मुकम्मल तौर पर संजीदगी से कहा। मैं मुसलमान हो जाऊंगी और घर से इतने ज़्यादा पैसे ले आऊंगी कि हम हिंदुस्तान के किसी दूर दराज गोशे में पहुंच जाएंगे और कोई रास्ता और कोई जरिया माश निकाल लेंगे। मैं कोई ऐसा डरपोक और बुज़दिल नहीं था कि बात सुनते ही भाग जाता, लेकिन हक़ाइक़ का तकाजा कुछ और था जो मैंने इस पर अच्छी तरह वाज़े कर दिया। मैंने इसे कहा कि मुझे सोचने की मोहलत दे। बवक़्ते रुख़सत उसने कहा कि वो ऐसी बात कबूल नहीं करेगी कि रीना, ये तो नामुमकिन है। मैं 2 दिन और 2 रातें सोच सोच कर थक गया। 18-19 साल तो मेरी उम्र थी, कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन जब रीना की पुरअज़्म बातें कानों में गूंजती थीं तो मैं अपने आप से कहता था कि मैंने इस लड़की को मायूस किया तो ये बहुत बड़ी बुज़दिली होगी। 2 रोज़ बाद रीना से मिलने का वक्त तय था। मैं चला गया। वो 5-7 मिनट लेट पहुंची। मैंने इसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। इससे पूछा कि आज वो इतनी परेशान क्यों है। इसने बताया कि इसने बाप को साफ और दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि वो इस आदमी के साथ शादी नहीं करेगी। तुम नहीं जानते अतीक, उसने कहा, मेरे पिताजी बड़े बाउसूल और अपने फैसले पर कायम रहने वाले आदमी हैं और वो अपनी मुखालफत बर्दाश्त नहीं किया करते। तुम जानते हो कि वो कांग्रेस के इस जिले के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल तक को भी टोक दिया करते हैं, लेकिन मैं इनकी मुखालफत कर सकती हूँ, जिसकी वजह यह है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे अपना बेटा कहा करते हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा कि तुम जिस किसी के साथ भी शादी करना चाहती हो वो मुझे बताओ, मैं इसी को दामाद बना लूँगा, लेकिन अपनी एक शर्त ये ज़रूर मनवाऊँगा कि वो घर दामाद बन के रहेगा। ये तो मैं इनसे मनवा ही नहीं सकती कि एक मुसलमान के साथ शादी करना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि हम लोग कट्टर ब्राह्मण हैं। अब तुम बताओ अतीक, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँगी। मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को बसत शौक कबूल करता हूँ, मैंने कहा, लेकिन तुम कोई अमली सूरत पैदा करो। दिल्ली से बाहर ना मैं किसी को जानता हूँ और न तुम जानती हो। ये खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, उसने कहा। एक बात जहन में आती है, मैंने सुना है कि रावलपिंडी, पिशावर वगैरह के इलाकों के मुसलमान बड़े दिलेर, दयानतदार और गयूर होते हैं। अगर हम उधर निकल जाएं और तुम किसी जामा मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ और कहो कि ये लड़की तुम्हारे पीछे मुसलमान हो गई है और हमारा कोई ठिकाना नहीं, तो क्या मुसलमान हमें पनाह नहीं देंगे? ज़रूर देंगे, मैंने कहा, लेकिन तुम्हें साथ ले जाने से पहले मैं वहाँ अकेला जाकर किसी आलिम फाजिल से मिलूं और इसे सूरत हाल बताऊं, तो फिर मैं तुम्हें कोई जवाब दे सकता हूँ, लेकिन 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। मौसम बहार की छुट्टियों में 2 महीने बाकी हैं। छुट्टियाँ होंगी तो सैर सपाटे के बहाने निकल जाऊँगा। 1-2 दोस्तों को भी साथ लेकर तैयार कर लूँगा, लेकिन रीना, ये काम जल्दबाजी में करने वाला नहीं। मैं इंतज़ार कर लूँगी, रीना ने कहा, लेकिन ये सुन लो अतीक, न मैं खुद किसी और से शादी करूँगी न तुम्हें किसी और से शादी करने दूँगी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जब भी तुम्हारी शादी होगी मैं निकाह के वक्त वहाँ पहुँच जाऊँगी और शोर मचाऊँगी कि तुमने मेरे साथ खुफिया शादी की हुई है। मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक बात और है अतीक, नाराज़ ना हो जाना, मेरी नीयत को समझना। तुम्हें घर से महदूद सा जेब खर्च मिलता होगा, मेरा पर्स कभी खाली नहीं हुआ। मैं जितने पैसे चाहती हूँ घर से ले आती हूँ, तुम मुझसे पैसे लेते रहा करो। मैं तुम्हें मोहब्बत की कीमत नहीं दे रही। शादी होने तक हम मोहब्बत को पाक रखेंगे, लेकिन मैंने रूहानी तौर पर तुम्हें अपना खामिद तस्लीम कर लिया है और आज से तुम मुझे मुसलमान समझो। बाकायदा तौर पर तो तुम मुझे मुसलमान बनाओगे ही, लेकिन मैं पहले ही मुसलमान हो गई हूँ। गाय का गोश्त खिलाओगे तो वो भी खा लूँगी। उसने मुझे जो पैसे पेश किए थे, इससे मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन इसकी नीयत को समझते हुए मैं खामोश रहा और कहा कि जब कभी ज़रूरत हुई मैं इससे पैसे ले लूँगा।
इस मुलाकात के बाद मैंने अपने जज्बात में ऐसी हलचल महसूस करनी शुरू कर दी थी कि जिससे मैं पहले वाकिफ नहीं था। मैंने बाज़ हरकतें अहमकों जैसी भी शुरू कर दी, जिनमें एक ये थी कि मैंने आईने में अपने आप को गौर से देखना और दिल ही दिल में खुश होना शुरू कर दिया कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए तो इतनी खूबसूरत और इतनी अमीर लड़की मुझ पर मर मिटी है। फिर एक और हरकत ये शुरू कर दी कि बालों में कंघी करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिर्फ करने लगा, कपड़े भी जल्दी जल्दी बदलने लगा। ऐसी ही कुछ हरकतें और थीं जो मैंने पहले कभी नहीं की थीं। इनसे मेरा मतलब ये था कि मैं दूसरे लोगों से बरतर हूँ। मेरी तवज्जो हर तरफ से हटकर अपने आप पर मरकूज हो गई थी। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई थी। रीना के साथ मुलाकातें होती रहीं। पहले हम दिन को मिला करते थे। एक मुलाकात शाम गहरी होने के बाद हुई और ऐसे बेलहाना अंदाज से हुई जैसे दो बड़े ही गहरे दोस्त बरसों की जुदाई के बाद मिले हों। इस रात रीना ने साबित कर दिया कि मोहब्बत में वो मुकम्मल तौर पर संजीदा है और उसका किरदार मुकम्मल तौर पर मजबूत है। इसने हकीकत की बातें की। मुझ पर ये मुलाकात ये असर छोड़ गई कि मैंने वो अहमकाना हरकतें छोड़ दी जो ऊपर लिखी हैं। मैंने अहद कर लिया कि अब खा जान चली जाए, रीना को मायूस नहीं करूँगा। रीना ने बताया कि उसका बाप अब उसके साथ नाराज़गी और गुस्से का इजहार करने लगा है कि रीना इसे अपनी पसंद और फैसला क्यों नहीं बताती, वरना वो इसी आदमी के साथ उसकी शादी कर देगा। रीना ने उसे चैलेंज के अंदाज से कह दिया था कि वो इस आदमी के साथ शादी नहीं करेगी और बीए करके शादी करेगी। मैंने दो दोस्तों को हमराज बना लिया था। दोनों कॉलेज की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे और बड़े अच्छे खानदानों के लड़के थे। मैं दोनों के नाम एहतराम से लिखूंगा। एक रफ़ीउल्लाह शफीक था और दूसरा रज़ीउल हसन तिरमिज़ी। दोनों ने मुझे खबरदार किया कि मैं आग के खेल खेल रहा हूँ और मैं यहीं से वापस हो जाऊं। दोनों कहते थे कि इस लड़की के बाप का बड़ा असर रसूख है और रीना को मुझसे हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम फसाद वो करवा देगा। मेरी अकल पर इश्क की दीवानगी गालिब आई हुई थी। मैंने दोस्तों की एक ना सुनी और उन्हें यह भी कहा कि रीना के बाप को मालूम ही नहीं कि उसकी बेटी किसको चाहती भी है या नहीं। दोस्त मुझे मना तो करते थे, लेकिन वो ये वादा भी करते थे कि मेरा साथ देंगे और ख़तरे मोल लेकर भी मेरी मदद करेंगे। उन्होंने ये वादा भी किया कि वो मौसम बाहर की छुट्टियों में मेरे साथ पेशावर चलेंगे। एक रोज़ मैं रोज़मर्रा की तरह कॉलेज से निकला। मैं साइकिल पर था। रीना के बाप ने मुझे रोक लिया। मैंने उसे देखा हुआ था। मैंने साइकिल से उतरकर अदब से उसे सलाम किया। उसने मुस्कुराकर मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझे एक तरफ ले गया। वहाँ उसकी कार खड़ी हुई थी। कहने लगा कि साइकिल खड़ी कर दो और गाड़ी में बैठो। मैं डर गया कि ये शख्स मुझे साथ ले जाकर मेरी पिटाई कराएगा, लेकिन उसने पिछला दरवाज़ा खोला और मुझे पिछली सीट पर बैठने के लिए कहा और खुद भी साथ बैठ गया। डरो नहीं अतीक, उसने नरम से लहजे में कहा। मैं तो तुम्हें अपना बेटा बना रहा हूँ। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं कि मेरी बेटी तुम्हें चाहती है और तुम इससे मिलते रहते हो। अपनी बेटी तुम्हें मैं देता हूँ, लेकिन निहायत आसान सी एक शर्त है। तुम हिंदू हो जाओ और फिर मेरा घर दामाद बनकर, मेरे बेटे की तरह बनकर मेरे साथ रहो। तुमने शायद मेरी कोठी देखी होगी। तुम और रीना इसमें अलग थलग रहोगे। मैंने तुम्हारे बारे में मालूम कर लिया है। तुम मेरे दामाद बनने के काबिल हो। मैं तुम्हें बीए तक पढ़ा दूंगा, फिर अपने कारोबार में भी लगा दूंगा। लोग तुम्हारी किस्मत पर हैरान होंगे। नहीं सेठ साहब, मैंने कहा, घर दामाद बनना तो बात की बात है, मैं तो अपना मज़हब ही नहीं छोड़ूंगा। घर वालों से डरते हो? नहीं सेठ साहब, मैंने जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, जिसने मुझे मुसलमान माँ बाप के घर पैदा किया था। ये सब बेमायनी बातें हैं, इसने कहा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा मज़हब सच्चा नहीं और मेरा मज़हब सच्चा है। मैं अपनी बेटी की पसंद को मज़हब का मसला नहीं बना रहा। रीना के साथ मुझे इतना प्यार है कि मैं इसकी हर फरमाइश पूरी करना चाहता हूँ। इसने तुम्हें पसंद किया है तो समझो कि मैंने भी तुम्हें पसंद किया है, लेकिन मैं तुम्हें मुसलमान की हैसियत से अपने घर में नहीं रख सकता। तुम सोच लो और देखो कि मैं तुम्हें क्या से क्या बना रहा हूँ। मैंने इसे ना बताया कि इसकी बेटी मेरी मोहब्बत पर अपना मजहब कुर्बान कर रही है और वो अपनी आइंदा ज़िंदगी का फैसला कर चुकी है। मैंने इस हिंदू को अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि मेरे आगे वो अपनी सारी दौलत रख दे तो भी अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं तुम्हें रीना के साथ कभी ना देखूं, उसने कहा। यह आप अपनी बेटी से कहें। मैंने कहा, आप एक रीना की बात करते हैं? मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। शाबाश,
उसने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि अपना मजहब और अपने मजहब के मामले में तुम इतने साबित कदम हो। अब मेरी आखिरी बात सुन लो, रीना से मिलना छोड़ दो। अगर रीना ने मुझे मिलना ना छोड़ा तो मैं क्या करूं? मैंने कहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अब रीना से मिलना छोड़ दो। उसने ये पहली बात बड़े दबदबे से कही। वो कार से निकला और मैं भी निकला। मेरी तरफ देखे बगैर वो अगली सीट पर बैठा और वहां से चला गया। मैं अपने घर आ गया। पाकिस्तान में पैदा होने वालों के लिए रीना के बाप की ये बातें काबिल यकीन नहीं होंगी। ये इनसे पूछिए जो हिंदुओं के साथ रहे हैं और जिनका हिंदुओं के साथ वास्ता पड़ा है। यह हिंदू राजेश मल्होत्रा अपनी बेटी देकर एक मुसलमान को हिंदू और घर दामाद बना रहा था। मैं दूसरे दिन रीना को कॉलेज के बाहर मिला और इसे सिर्फ इतना कहा कि शाम 4 बजे मुझे मिले। उसने कनॉट पैलेस का एक रेस्टोरेंट बताया कि मैं वहां जाऊं। ये बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट था जिसमें 3-4 छोटे छोटे फैमिली केबिन भी थे। इसमें रुपए पैसे वाले लोग ही जाया करते थे। रीना मुझे 2 बार वहां ले गई थी और बिल वही अदा करती थी। मैं 4 बजे उसे इस रेस्टोरेंट में मिला और हम एक केबिन में जा बैठे। मैंने उसे बताया कि उसका बाप मिला था और उसके साथ क्या बातें हुई थीं। मेरी सारी बातें सुनकर रीना ने मुझे बताया कि अपने बाप का मूड देखकर गुज़िश्ता रात वो महसूस कर रही थी कि कोई ख़ास बात ज़रूर हुई है। उसने मुझे तसल्ली भी दी, लेकिन साथ ये भी कहा कि उसका बाप बहुत ही चालाक और होशियार आदमी है और उसने हम दोनों के पीछे अपने जासूस लगाए हुए होंगे। अतीक, रीना ने कहा, जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करो। इस बाप का कोई भरोसा नहीं। हम दोनों इस मसले पर बातचीत करते रहे। हमें अपनी बेबसी का इतना एहसास पहले नहीं हुआ था जितना कि उस रोज़ हुआ। हम दोनों बोझल दिलों से जुदा हुए। अगले रोज़ मैं रोज़मर्रा की तरह कॉलेज से निकला। यही कोई 2 बजे का वक्त होगा। मुझे गुमान तक न था कि आफत इस कदर तेज़ी से मुझ पर नाजिल होगी कि संभलने और अपने दिफा के बारे में सोचने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। मैं कॉलेज के गेट से निकलकर कुछ ही दूर गया हूँगा कि जवान उम्र के 2 आदमियों ने मुझे रोक लिया और घसीट कर साइकिल से उतार लिया और फिर दोनों ने मुझे घूंसों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। 2-3 और आदमी भी आ गए। उन्होंने भी मेरे साथ यही सलूक किया। लोग इकट्ठे होना शुरू हुए तो 2-3 आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी, पागल है, छोड़ो यार, ये तो कोई पागल मालूम होता है। मेरी हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी। 2-3 आदमियों ने मुझे धकेलना और घसीटना शुरू कर दिया। यही आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं कि ये पागल है। वहाँ पीछे 2 आदमियों को पत्थर मारकर जख्मी करके आया है। यह आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ी। मुझे बोलने की होश ही नहीं थी। मैं अगर कुछ बोलता भी तो कोई न सुनता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द शोर बहुत ही ज़्यादा था और मैं सुन रहा था कि तमाशाइयों की अक्सरियत मुझे पागल समझ रही है। मेरा तो दिमाग चकरा रहा था और मैं कुछ सोचने के भी काबिल नहीं रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। मेरे कपड़े जगह जगह से फाड़ दिए गए थे और मुझे बदस्तूर धकेला भी जा रहा था और मारा पीटा भी जा रहा था। जब किसी ने मुझे इन लोगों से छुड़ाया तो मैंने देखा कि मैं थाने में हूँ और पुलिस वाले मुझे पकड़कर इन लोगों को पीछे हटा रहे हैं। मुझे ये भी याद है कि वो थानेदार था जिसने मेरा नाम पूछा और लिखा। मेरे वालिद साहब का नाम भी पूछ कर लिख लिया और फिर मेरा एड्रेस भी लिखा। मुझे ज़रा सा इत्मीनान हुआ कि मैं थाने पहुंच गया हूं और यहाँ मेरी बात ज़रूर सुनी जाएगी। लेकिन न थानेदार ने मुझसे कुछ पूछा, न इन लोगों के साथ थानेदार की बात हुई कि हुआ क्या है। मुझे धक्के देकर हवालात में बंद कर दिया गया। मुझे कुछ इस तरह याद आता है कि मैं बेहोश हो गया था। अगले रोज़ मुझे हथकड़ी लगाई गई। तब मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मुझे इन लोगों ने बिलावजह मारा पीटा है और थाने में भी बंद करवा दिया है। थानेदार ने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हें मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं, अपना बयान वहां देना। मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे तो थानेदार ने बयान दिया कि ये पागल है। मैंने इतना ही सुना तो मैंने वहां चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, इसे बाहर ले जाओ, मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया। मैंने और ज़्यादा शोर शराबा किया तो मेरे साथ पुलिस के जो सिपाही आए थे वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। थोड़ी ही देर बाद मुझे फिर थाने में ले गए और हवालात में बंद कर दिया। अब मुझे ये शुबा होने लगा था कि मुझे पागल करार दिया जा रहा है। मैं नातजुर्बेकार था। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ सोचने के काबिल नहीं रहा था। मैंने पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दी और बातें भी शुरू कर दी। अगले रोज़ फिर मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में ले गए और कटहरे में खड़ा कर दिया। एक सिपाही मेरे दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ खड़ा हो गया।
मुझे हथकड़ी लगी हुई थी। अदालत में गवाह पेश होने लगे। पहले गवाह ने मेरे बारे में बयान दिया कि ये शख्स लोगों को पत्थर मार रहा था और दौड़ पड़ता था। दूसरे गवाह ने भी इसी किस्म का बयान दिया। मैंने इनके पूरे बयान नहीं लिखे। वो यही साबित कर रहे थे कि मैं पागल हूँ। मेरी तो अकल ही मारी गई थी। चाहिए तो ये था कि मैं अक्ल और होश की बातें करके ये साबित करता कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैंने पागलों की तरह चीखना चिल्लाना और वाही तबाही बकनी शुरू कर दी। 4 गवाह आए। हर एक का बयान एक जैसा था। फिर 5वां गवाह आया जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और पेशानी पर पट्टी थोड़ी सी खून आलूद थी। उसने बयान दिया कि मैंने इसे इस जगह देखा और इसने यानी मैंने उसे पत्थर मारा था। मुख्तसर ये कि थोड़े से वक्त में ही 7 गवाह भुगत गए और मुझे बाहर ले आए। कुछ देर बाद मुझे फिर थाने पहुंचा दिया गया और इस रोज़ हवालात से निकालकर 3 सिपाही मेरे साथ कर दिए गए और रेलवे स्टेशन ले गए। एक रेलगाड़ी के छोटे से कंपार्टमेंट में मुझे दाखिल किया गया। इसकी खिड़कियों के साथ सलाखें लगी हुई थीं। इन दिनों जंग अज़ीम उरूज पर थी और गाड़ियों में बेपनाह रश होता था। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हुआ कि जिस कंपार्टमेंट में मुझे ले जाया गया वो बिल्कुल खाली था। गाड़ी चली तो मैंने सिपाहियों से पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। एक बात बताओ, एक सिपाही ने मुझसे पूछा, इस मल्होत्रा के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कौन मल्होत्रा? मैंने अनजान बनते हुए कहा। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इस तरह के कुछ जवाब के बाद सिपाहियों ने मुझे बताया कि ये सारा ड्रामा रचा हुआ राजेश मल्होत्रा का है और मुझे उसी ने पागल करार दिलवाया है और अब मेरी बाकी जिंदगी पागल खाने में गुजरेगी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे अंदर कैसे कैसे तूफान उठे होंगे। मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि राजेश मल्होत्रा के हाथ बड़े ही लंबे हैं। इसके हाथ में कुंडे वगैरह भी हैं। पुलिस के बड़े अफसर जो ज़्यादातर हिंदू हैं इसके हाथ में हैं और जिस मजिस्ट्रेट की अदालत में मुझे ले जाया गया था वो तो है ही इसका दोस्त। सिपाही बार बार मुझसे पूछते थे कि मेरी इसके साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरी मोहब्बत का तकाजा ये था कि मैंने रीना को बदनाम न किया। मैंने सिपाहियों से पूछा कि मेरे बच निकलने की कोई सूरत है या नहीं। उन्होंने बताया कि रीना के बाप ने ऐसा पक्का बंदोबस्त किया था कि थानेदार ने मेरे घर इतला न दी कि मैं पागलपन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया हूँ। हालांकि ये पुलिस का फ़र्ज़ होता है। इन सिपाहियों का कहना था कि मेरे घर में इतला दे दी जाती तो मेरे वालिद साहब और भाई अदालत में वकील ले आते। रीना के बाप ने इसीलिए मेरे घर इतला नहीं देने दी थी। रात के वक्त मुझे आगरा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया और वहाँ के पागल खाने में दाखिल करा दिया गया। पागल खाने में जाकर मेरी हथकड़ी खुली। वहाँ मुझे फिर धक्के मिलने शुरू हो गए। वो पागल खाने के मुलाजिम थे जो बड़ी बेरहमी से मुझे धकेलते हुए अंदर ले गए और एक कोठरी में धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सलाखों वाला दरवाज़ा था। मैं सलाखों को पकड़कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना लगा। मुलाजिम मुझे 1-2 गालियाँ देकर चले गए। इस कोठरी में इंतहाई गलीज़ 3 कंबल पड़े हुए थे। मैं निढाल होकर गिर पड़ा। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था, लेकिन किसी ने पानी तक के लिए भी ना पूछा। सुबह तुलू हुई तो मैं महसूस करने लगा था कि मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। मुझे पागल करने के लिए गुस्सा ही काफ़ी था, लेकिन इसके साथ भूख और प्यास और शब बेदारी भी शामिल हो गई और फिर एहतजाज का ऐसा तूफान उठा जैसे मेरे होश हवास गुम हो गए हों। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मैं बड़ा ही डरावना ख्वाब देख रहा हूँ। यह तो एहसास ही मिट गया था कि मैं जाग रहा हूँ। इस जज्बाती कैफियत में 2 वार्डर आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर निकाला। दोनों ने मेरे बाजू पकड़े और अपने साथ घसीटते हुए ले चले। मैं इनसे पूछता था कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बातों में मगन थे। दोनों मुझे पागल ही समझ रहे थे, इसलिए वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। उन्होंने मुझे एक बरामदे में बिठा दिया जहाँ के ये एक आदमी बैठे थे। इनमें से कोई उठता था तो वार्डर उसे गाली देकर या थप्पड़ मारकर बिठा देते थे। इन्हें बारी बारी एक कमरे में ले जाया जा रहा था और चंद मिनट बाद वापस ले आते थे। मेरी बारी आई तो वार्डर ने बड़ी बदतमीजी से मुझे उठाया और इस कमरे में दाखिल कर दिया। कमरे में 2 डॉक्टर बैठे हुए थे। इनके सामने कुछ कागजात पड़े थे। उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे, इनसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनके सामने जो कागजात पड़े हैं वो मेरे बारे में हैं। मैं इनके आगे रो पड़ा और उन्हें बताया कि मैं पागल नहीं हूँ और
میں بہت بڑے ظلم اور بے انصافی کا شکار ہوا ہوں۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ میں نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے کہا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تمہیں ایک عدالت نے پاگل قرار دیا ہے۔ تمہیں عدالت میں ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ ذہنی مریض کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے تمہیں دیکھ کر عدالت میں گواہی دی ہوگی کہ یہ شخص میڈیکل بورڈ کے سامنے لایا گیا تھا اور بورڈ کے متفقہ فیصلے کے مطابق یہ پاگل ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے کہا، مجھے کسی ڈاکٹر کے سامنے نہیں لے جایا گیا اور نہ ہی میری موجودگی میں کسی میڈیکل بورڈ کا متفقہ فیصلہ کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ان دونوں ڈاکٹروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں بھی یہ دھاندلی بری لگی ہے۔ دونوں نے میری طرف دیکھا تو اب ان کے چہروں پر ایسا تاثر تھا جیسے ان کے دلوں میں میرے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہو۔ انہوں نے باری باری مجھ سے کچھ ایسے سوال پوچھے جیسے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہوں۔ مثلاً ایک ڈاکٹر نے پوچھا کہ گھوڑے کے فائدے بیان کرو۔ پھر مجھ سے ہندوستان کے جغرافیے کے کچھ سوال پوچھے گئے۔ انگریزی کے ایک دو انتہائی مشکل الفاظ کے اسپیلنگ پوچھے گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میری ذہانت کا امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ میں ذہنی طور پر کتنا باشعور اور بیدار ہوں۔ دیکھو عتیق، ایک ڈاکٹر نے جو دوسرے کی نسبت زیادہ عمر کا تھا، نرم سے لہجے میں کہا، ہم تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکتے۔ ہم جان گئے ہیں کہ تم پاگل نہیں ہو۔ تمہیں ہم جتنی سہولتیں دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں سیل میں بند نہیں کیا جائے گا، ایک ایسے کمرے میں رکھا جائے گا جہاں صرف 7-8 ذہنی مریض ہوں گے، لیکن وہ مکمل طور پر پاگل نہیں۔ تم مہینے میں 1-2 بار اپنے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کر سکو گے۔ اور سنو، دوسرے ڈاکٹر نے کہا، تمہارے والد صاحب آئیں تو انہیں کہنا کہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں کہ تمہیں بلا وجہ پاگل قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئی لائق سا وکیل کریں۔ وکیل خود مجسٹریٹ کی عدالت سے فیصلے کی نقل لے لے گا۔ اپیل کا فیصلہ 6-7 ماہ تک ہوگا۔ اس دوران تم نے یہاں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا دماغ بالکل صحیح اور نارمل ہے۔ یہاں کوئی شرارت اور بدمعاشی نہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ میرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ میں یہاں پہنچا دیا گیا ہوں۔ دونوں ڈاکٹروں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کوئی بات کی اور ایک نے کہا کہ اپنے گھر کا ایڈریس لکھوا دو۔ ڈاکٹر نے وارڈر کو اندر بلا کر میری موجودگی میں حکم دیا کہ مجھے فلاں نمبر کمرے میں رکھا جائے۔ بڑی عمر کے ڈاکٹر نے وارڈر کو ڈانٹ کر کہا کہ اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا۔ اس نے وارڈر کو میرے کھانے اور بستر وغیرہ کے بارے میں بھی حکم دیا۔ اس اذیت ناک صورتحال میں یہ پہلے 2 انسان ملے جن میں نے انسانیت کی رمق دیکھی اور جن کی زبانوں سے میرے لیے ہمدردی کے کچھ الفاظ نکلے۔ ڈاکٹر کے اشارے پر وارڈر نے مجھے کہا کہ چلو بھائی۔ میں اس کے ساتھ کمرے سے نکلا۔ اب وہ مجھے دھکے نہیں دے رہا تھا بلکہ اچھی قسم کی باتیں کرتا تھا۔ وہ مجھے کسی اور ہی طرف لے گیا۔ پاگل خانے کا یہ حصہ پرسکون اور قدرے صاف ستھرا تھا۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک بیڈ خالی پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس بیڈ پر عام اسپتال جیسا بستر بچھ گیا۔ ایک اور آدمی اندر آیا جس کی عمر 26 سال کے لگ بھگ تھی۔ بڑا خوبرو اور صاف ستھرے لباس والا آدمی تھا۔ وارڈن نے مجھے اس کے حوالے کر دیا اور چلا گیا۔ اس کمرے میں 7 آدمی تھے، میں 8واں تھا۔ وہ سب میرے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ مجھے کس قسم کی بیماری ہے اور میں یہاں کس طرح داخل ہوا ہوں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ہر کسی کو اپنی اصل کہانی سناؤں۔ میں نے اتنا ہی کہا کہ ایک مجسٹریٹ نے مجھے ذہنی مریض قرار دے کر یہاں بھیج دیا ہے۔ میں نے ان سب کو دیکھا۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کے چہروں پر اداسی اور پریشانی سی تھی۔ وہ تو بلا وجہ ہی ہنستے تھے۔ لیکن جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ خوبرو جوان تھا، وہ نہ پریشان تھا اور نہ ہی ہنستا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کمرے میں رہنے والے یہ سب عام سے ذہنی امراض کے مریض تھے، یعنی پاگل نہیں تھے۔ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ اس زمانے میں، یعنی آج سے 50 سال پہلے، مسکن دوائیں، ٹرنکولائزر کی یہ بھرمار نہیں تھی کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی 2-2 3-3 ٹرنکولائزر دوائیوں کے نام جانتے ہیں۔ اس وقت نیند کی گولی سے بھی لوگ واقف نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ذہنی مریض کو پاگل خانے میں داخل کرا دیتے تھے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے پاگلوں میں رکھا گیا تو میں بھی پاگل ہو جاؤں گا، لیکن ان مریضوں کو دیکھا تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہاں میں دماغی طور پر محفوظ رہوں گا۔
इस रात में इस कमरे के सामने लान में अकेला ही बैठा था कि वो खूबसूरत जवान मेरे पास आ बैठा। मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा। यहाँ तक मैंने जो कहानी सुनाई है, इसमें जितने भी नाम लिखे हैं, ये सब सही और असली नाम हैं, लेकिन मैं इस आदमी का सही नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो अब भी अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान में आबाद है। जब भी वो मुझे याद आता है, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह उसे और उसकी अगली नस्लों को आबाद रखे। कहानी सुनाने की सहूलत के लिए मैं उसका नाम उमर रख देता हूँ। आप जब कहानी आगे पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि मुझे इस शख्स का सही नाम नहीं लिखना चाहिए। ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो मुसलमान है। वो मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ तक किस तरह पहुँचे हो। मैंने पहले तो इसे टालने के लिए इधर उधर की बातें की। मैंने ये भी देख लिया था कि इस कमरे में शक की हैसियत ऐसे थी जैसे क्लास में मॉनिटर की होती है। अतीक भाई, उसने बड़े प्यार से कहा, मैं 1 साल से यहाँ हूँ। मुझे इतना तजुर्बा हो चुका है कि मैं चेहरे देखकर बता सकता हूँ कि ये शख्स ज़हनी मरीज है या नहीं। तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे अंदाज बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अपने ही रिश्तेदारों ने किसी और वजह से यहाँ दाखिल करवाया है या कोई और बात है। उमर भाई, मैंने कहा, मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि मैं हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगा हूँ। तुम मुझे किसी तरह यकीन दिला सकते हो कि मेरे लिए तुम काबिल-ए-एतमाद हो? सिर्फ इस्लाम का रिश्ता है। उमर ने जवाब दिया, अगर तुम पक्के मुसलमान हो तो मुझ पर एतबार करो। मुझे बिल्कुल सही सही बता दो। मैंने इसे सही बात बता दी, छोटी छोटी तफसीलात भी बताईं। उमर कुछ देर सोचता ही रहा। तुमने पहाड़ से टक्कर ली थी, उमर ने कहा। इन हिंदुओं की जहनियत को शायद तुम नहीं समझ सकते थे, और तुम्हारी नातजुर्बेकारी का सबूत यह है कि तुमने एक लड़की पर भरोसा किया। मैं मानता हूँ कि ये लड़की तुम्हारे हक में और तुम्हारी मोहब्बत में मुखलिस थी, और वो तुम्हारी खातिर बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार थी, लेकिन तुम ये न देख सके कि इसका बाप क्या चीज़ है। वो बहुत देर मेरे केस और मेरी किस्मत का तजिया और उस पर तबसरा करता रहा। मैंने उस पर जाहिर कर दिया कि मैं इसे अपना मुखलिस दोस्त बल्कि पीर व मुर्शिद मानता हूँ। उसने कहा कि वो मेरे बारे में सोचेगा। डॉक्टर की तरह उसने भी कहा कि मेरी तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर होना चाहिए। कुछ और बातें भी उसने बताईं। वो 2 दिनों में मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स मेरा बड़ा गहरा दोस्त बन गया है। उसने भी मुझे अपना दोस्त बना लिया। 2 रोज़ बाद रात को हम फिर लान में बैठे थे और मैं इससे पूछ रहा था कि वो यहाँ किस तरह आया है। उसने अपनी कहानी सुना डाली। तुम्हारे घर में कोई ना कोई अखबार तो आता होगा, उमर ने कहा। 1 साल पहले तुमने अखबार में शायद ये खबर पढ़ी हो कि शाहिदरा दिल्ली के करीब एक मुसलमान ने एक हिंदू को दिन दहाड़े चाकू से पेट चाक करके कत्ल कर दिया है। इस खबर में यह भी था कि एक नौजवान हिंदू बेवा के साथ कातिल के ताल्लुकात थे और मकतूल भी इस लड़की को चाहने वाला था। इससे आगे उमर ने जो कहानी पूरी तफसील से सुनाई वो मुख्तसरन ये थी कि यह हिंदू लड़की नौजवानी में बेवा हो गई थी। उमर इस इलाके के बहुत बड़े जागीरदार का बेटा था और ये जागीरदार अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। वो जंग असीम का ज़माना था। उमर का बड़ा भाई ठेकेदार और सप्लायर था। जंग की वजह से ठेके बहुत मिलते थे और फौजों के सामान की सप्लाई का काम तो बहुत ही ज़्यादा था। हिंदू बेवा की दूसरी शादी नहीं करते, खा लड़की शादी के पहले दिन ही बेवा हो जाए। उमर के घर के करीब एक नौजवान हिंदू लड़की बेवा हो गई थी। बेवगी के 5-7 महीने गुजरे थे कि उसने उमर के साथ खुफिया तौर पर दोस्ती कर ली। इस इलाके का एक हिंदू इस लड़की की दोस्ती का ख्वाहिशमंद था, लेकिन लड़की ने उसे धुतकार दिया। लड़की को उसने धमकियां दी। लड़की ने उमर को बताया। उमर ने इस हिंदू से कहा कि वो इस लड़की से दूर रहे। हिंदू ने उमर को चैलेंज किया कि वो इस लड़की से मरासिम तोड़ ले। मुख्तसरन ये कि इनके दरमियान अदावत की वजह पैदा हो गई थी। उमर उस इलाके का शहजादा था। एक दिन इनकी इसी बात पर तकरार हो गई। उमर ने चाकू निकाला और इस हिंदू का पेट यूं चाक किया कि अंतड़ियां वगैरह उसके पाँव में आ पड़ी। दिन का वक्त था और 20 लोग ऐनी शाहिद थे। उमर भागा नहीं। जब तक पुलिस न आई वो वहीं खड़ा रहा। हिंदू ने मरने में कुछ देर लगाई। उमर उसके पास खड़ा रहा। किसी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की जुर्रत तक न की। हिंदू उसके कदमों में तड़प तड़प कर मर गया और फिर पुलिस आ गई। उमर ने बड़े इत्मीनान से चाकू थानेदार के हवाले कर दिया। उसे हथकड़ी लगाई गई और उसे थाने ले गए। सब कहते थे कि इतना खूबसूरत जवान फांसी पा जाएगा या इसे उम्र कैद मिलेगी, लेकिन
मुकदमा चला तो 3 ही महीने गुजरे थे कि यह अजीब व गरीब खबर लोगों के कानों तक पहुंची कि उमर को पागल खाने भेज दिया गया है। लोग तो यही कहते होंगे कि उमर एक इंसानी खून को बर्दाश्त न कर सका और पागल हो गया, लेकिन उमर ने ये राज मुझे बताया। ये उसके बाप और बड़े भाई का असर रसूख और बेपनाह रुपया पैसा था, जिसने अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में भी मौजज़ा दिखा दिया। उमर के बाप ने दिल्ली का सबसे महंगा और बड़ा ही लायक वकील किया था। वकील ने उमर से कहा कि कोर्ट में वो पागलों जैसी हरकतें करे, मसलन छत की तरफ देखना शुरू कर दे और क्या कहा लगाए, फिर यकलख चुप होकर इधर उधर देखे, और इसी तरह की चंद और हरकतें थीं जो वकील ने उसे बताईं। और फिर वकील ने पहले दिन कोर्ट में ये बताया कि उमर ज़हनी मरीज है और फलां डॉक्टर के ज़ेरे इलाज। कानून में ये सहूलत मौजूद है कि ये साबित हो जाए कि कातिल का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं तो उसे सज़ा देने की बजाय पागल खाने भेज दिया जाता है। लेकिन पागल खाने जाने और पागल साबित करना कोई आसान काम नहीं होता। मेरा मामला तो कुछ और था, लेकिन उमर का केस कत्ल का था। बहरहाल इसके वकील ने कोर्ट को मनवा लिया कि उमर का डॉक्टरी मुआयना करवाया जाए। उमर के बाप और भाई ने बेअंदाज़ा पैसा खर्च किया और अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया, जो किसी आम आदमी के नसीब में नहीं होता। एक स्पेशलिस्ट प्राइवेट डॉक्टर बमे पुराने नुस्खों के कोर्ट में पेश हुआ और उसने बयान दिया कि उमर गुज़िश्ता 1 साल से फलां ज़हनी मर्ज के बाइस उसके ज़ेरे इलाज था। फिर डॉक्टरों के बोर्ड ने, जो अदालत का मुकर्रर करता था, ये रिपोर्ट दी कि मुलजिम इस हद तक ज़हनी मरीज है कि जब इसे दौरा पड़ता है तो इसे पता ही नहीं चलता कि ये कर क्या रहा है। मतलब ये कि इन सब डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि मुलजिम अपने किसी कौलो फेल का जिम्मेदार नहीं। कानून के तमाम तकाजे पूरे कर दिए गए और उमर को पागल खाने भेज दिया गया। मैंने देखा कि उमर के दिल में मुसलमानों की मोहब्बत थी, या कम से कम मेरे साथ इसे कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया था। वो इस बात पर बहुत खुश था कि एक हिंदू लड़की मेरी मोहब्बत की खातिर मुसलमान हो रही थी। उसने मुझे बताया कि वो इस नौजवान हिंदू बेवा को भी मुसलमान करके किसी के साथ ब्याह देने का प्रोग्राम बना चुका था और वो लड़की भी रजामंद हो गई थी। उमर ने मुझे कहा कि वो मुझे पागल खाने से फरार करा दे तो क्या दिल्ली से दूर मेरा कोई ठिकाना है। मैंने इसे बताया कि मेरा ऐसा कोई ठिकाना नहीं, और इसके साथ ही मैंने उसे ये भी बताया कि वाली साहब से मुलाकात हो जाए तो मैं इन्हें कहूँगा कि वो मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करें। अहमकों जैसे ख्वाब न देखो, उमर ने कहा। अपील दायर हो जाएगी, लेकिन ये सोचो कि जिस शख्स ने तुम जैसे अच्छे भले को कानूनी तौर पर पागल करार दिलवा दिया है, वो ये भी कर सकता है कि वो इन डॉक्टरों को अपने असर रसूख और अपने पैसे से अपने हाथ में ले लेगा, और ये डॉक्टर रिपोर्ट दे देंगे कि तुम पागल हो। ये मत भूलो कि ज़हनी अमराज के जितने स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, इनमें अक्सरियत हिंदुओं की है और 2 या 3 अंग्रेज हैं। हिंदू डॉक्टरों को जब पता चलेगा कि एक हिंदू लड़की मुसलमान हो रही है, तो वो तुम्हारे तमाम के तमाम खानदान को पागल करार दे देंगे। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? मैंने पूछा। मैं तुम्हें भोपाल का एक पता दे सकता हूँ, उमर ने कहा। वो हमारे बड़े करीबी अजीज़ हैं और जिसका पता दूंगा वो करीबी रिश्तेदारी के अलावा मेरा दोस्त भी है। ये तो तुम जानते हो कि भोपाल मुस्लिम रियासत है। अगर तुम वहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हें वहाँ मुलाजमत मिल जाएगी और ठिकाना भी। लेकिन ये सोच लो कि फिर आज़ादाना तौर पर दिल्ली नहीं जा सकोगे। मेरे घर वाले गालिबन परसों मिलने आएंगे, शायद तुम्हारे घर से भी कोई आ जाए। फिर मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा कि यहाँ से तुम्हें किस तरह निकाला जा सकता है। मैं गुनाहगार नहीं था, चोरी नहीं की थी, डाका नहीं डाला था। रीना के साथ मेरे मरासिम बिल्कुल पाक थे और वो मुसलमान हो रही थी। शायद यकीनन यही वजह थी कि खुदावंद ताला मेरी मदद कर रहा था। उमर मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुआ। वो मुझे फरार कराता या ना कराता, ये तो बात की बात थी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी नेमत थी कि एक हमदर्द मिल गया था। कुछ इसकी वजह से और कुछ डॉक्टर के हुक्म की वजह से मुझे, बल्कि हम सबको खाना अच्छा मिलता था और रहन सहन भी अच्छा था। 3-4 रोज़ बाद मुझे दफ्तर में बुलाया गया और बताया गया कि मेरे घर वाले मेरी मुलाकात के लिए आए हैं। मुझे मुलाकात के कमरे में दाखिल किया गया। वहाँ मेरे वालिद साहब, वालदा और बहनें भी थीं और भाई भी। मुझे देखते ही सब मुझ पर टूट पड़े। सभी रो रहे थे और पूछते थे कि ये क्या मामला है।
میں نے انہیں بتایا کہ 2 ہندو لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک کا باپ اثر و رسوخ والا تھا اور انہوں نے مل ملا کر مجھے یہاں پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ میرے ساتھ گھر والوں کی جو باتیں ہوئیں وہ اسی موضوع پر تھیں۔ جب سب کچھ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں یہاں بڑے آرام سے ہوں ابا جان، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو میرے مستقبل کا تھا جس پر وہ سب پریشان تھے۔ آدھے پون گھنٹے بعد انہیں کہا گیا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلی ملاقات 15 دنوں بعد ہونی تھی۔ وہ سب روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اس سے اگلے روز عمر کے ملاقاتی آئے۔ عمر نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ 2-3 دنوں تک میرے لیے بڑے اچھے کپڑے آ جائیں گے۔ عمر نے مجھے یہ بھی کہا کہ داڑھی بڑھنے دو اور سر کے بال بھی بڑھنے دو اور پہنے ہوئے کپڑے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے خوب میلے ہونے دو۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے لیے دوسرے کپڑے گھر سے بھی آ جائیں گے۔ دوسرے ہی دن پاگل خانے کے ایک ملازم نے میرے کمرے میں آ کر مجھے کپڑے دیے جو میرے گھر سے آئے تھے۔ اس روز ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اب میں آپ کو موٹے موٹے واقعات سناؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بے شمار ہیں۔ 1.5 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران میرے گھر والے دوبارہ مجھے ملنے آئے۔ اپیل دائر ہو گئی تھی، لیکن اپیل تیار ہوتے اور ضروری کاغذات فراہم کرتے 1.5 مہینہ گزر گیا۔ عمر نے میرے فرار کا پورا پلان تیار کر لیا تھا اور مجھے سمجھا دیا تھا۔ میں اپنی ذہنی کیفیت بتاتا ہوں۔ وہ یوں تھی کہ رینا کا غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوا ہوگا۔ پھر میرے ذہن پر فرار کا پلان سوار تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میری عمر کو بھی سامنے رکھیں، دلی سے کہیں کبھی باہر نہیں گیا تھا، البتہ دل میں جو انتقامی جذبہ تھا وہ سہارا دیتا تھا کہ مجھے فرار ہونا چاہیے۔ میرا اصل سہارا تو اللہ تھا۔ میں نے اللہ ہی کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں گناہ گار نہیں تھا، اس لیے خدا کے آگے شرمسار بھی نہیں تھا۔ میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح مجبوراً فرض پورا کیا جاتا ہے۔ میں یوں نماز پڑھتا تھا جیسے خداوند تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوں۔ اس سے مجھے سکون ملتا تھا۔ کبھی تو میں فرار سے گھبرا کر عمر سے کہتا تھا کہ اپیل منظور ہو جائے گی یا اپیل کے فیصلے تک انتظار کیا جائے، لیکن عمر کہتا تھا کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ کیا تم ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ عمر نے کہا، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ رینا بھی تمہارے ساتھ جائے۔ اگر تم نے زیادہ وقت ضائع کر دیا تو رینا کو کوئی اور بندہ لے جائے گا۔ عمر نے مجھے بتایا تھا کہ میں رینا تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن وہ میری حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ اس نے 1.5 مہینے بعد مجھے کہا کہ اب تمہاری داڑھی اور سر کے بال اتنے بڑھ آئے ہیں کہ پہچانے نہیں جاؤ گے۔ ایک ضروری بات بتاتا ہوں، میں نے اچھے کپڑے پہن لیے تھے لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پھینکے نہیں تھے۔ عمر نے کہا تھا کہ انہیں سنبھال کر رکھو۔ بہتر ہے کہ اب میں اپنے فرار کی بات پر آ جاؤں۔ میں کوئی قیدی نہیں تھا اور میں سچ مچ کا پاگل بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کڑا پہرا ہوتا۔ ایک شام جب ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ہماری گنتی کی گئی۔ یہ ایک رسمی سی کارروائی ہوتی تھی کیونکہ ہم 8 آدمی تھے جو معمولی سے ذہنی مریضوں کی فہرست میں آتے تھے۔ میں نے عمر کے کہنے کے مطابق پرانے کپڑے لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ عمر نے مجھے ساتھ لیا اور اس طرف لے گیا جہاں پاگل خانے کے دفاتر اور ڈاکٹروں کے کمرے تھے۔ دفتر تقریباً خالی ہو چکے تھے۔ عمر مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ پچھلا دروازہ کھلا تھا، اس میں سے گزرے ایک اور کمرہ آیا اور پھر ایک اور دروازہ، اور میں پاگل خانے سے باہر تھا۔ عمر نے مجھے جو ہدایات دے رکھی تھیں ان کے مطابق میں اس طرف چل پڑا جو اس نے بتائی تھی۔ کچھ رقم اس نے گھر والوں سے منگوائی تھی اور اس کے کہنے پر میں نے اپنے گھر والوں سے کچھ پیسے منگوا لیے تھے۔ یہ رقم کافی تھی۔ میں نے دلی پہنچنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری غیر حاضری کا پتہ اگلے روز چلے گا۔ عمر نے کہا تھا کہ وہ اگلی شام کی گنتی تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا۔ میں ٹانگے میں بیٹھا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ کچھ دل پر گھبراہٹ اور ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ بڑے اطمینان سے دلی کا ٹکٹ خریدا۔ 1 گھنٹے تک گاڑی آ گئی جس نے مجھے رات کے وقت دلی پہنچا دیا۔ اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ دل پر کچھ اس قسم کا خوف طاری تھا کہ میں رات ہی رات پکڑا جاؤں گا۔ میں اسی ہوٹل میں رات بھر کے لیے رہ بھی سکتا تھا، لیکن رہنا نہیں تھا۔ میں وہاں سے ہمایوں کے مقبرے کی طرف چلا گیا۔ یہ بہت ہی وسیع و عریض احاطہ ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔
मैंने बाकी रात एक कमरे में गुजारी। सुबह आंख खुली तो फटे हुए मैले कपड़े पहने, सर पर और दाढ़ी पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल ली ताकि कोई मुझे पहचान न सके। जूते उतार दिए और अच्छे कपड़ों की गठरी सी बनाकर जूते इसमें रखे। मैं पैदल ही चल पड़ा। मैं जब दिल्ली शहर में दाखिल हुआ तो कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। कोई अचानक सामने आ जाता तो बिदक कर एक तरफ हो जाता था। एक नान बाई की दुकान से रोटी मांग कर खाई। 1:30 बज रहा था जब मैं रीना के कॉलेज के करीब खड़ा था। लड़कियां बाहर निकलना शुरू हो गई थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रीना मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो भी कॉलेज से निकलती नजर आई। वो साइकिल पर थी। मैं उसके रास्ते पर आगे आगे चल पड़ा। जब पीछे से आकर वो मेरे करीब से गुजरी तो मैंने आहिस्ता से उसका नाम लिया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे कहा कि मुझे पागल समझकर डर मत जाना, मैं अतीक हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चलती चलो। वो अकल वाली लड़की थी, सारी बात समझ गई। मैंने इसे बताया कि मैं पागल खाने से फरार होकर आया हूँ और दिल्ली से निकलना है। इसके पूछे बगैर ही मैंने इसे बताया कि मेरे पास भोपाल का एक एड्रेस है और वो बड़ा पक्का ठिकाना होगा। ये मौका ज़्यादा बातों का नहीं था। रीना ने जो 2-1 बातें की, इनसे अंदाज़ा होता था कि वो किस कदर गुस्से में है और अब वो जवाबी वार करने के लिए हर खतरा मोल लेने पर तैयार थी। उसने कहा कि कल सुबह तुम मुझे दिल्ली स्टेशन पर मिलना, मैं आ जाऊंगी। वहाँ इतनी सी ही बात हो सकती थी। इससे मुझे ये तसल्ली हो गई कि रीना अभी शादी से महफूज है और मेरे साथ आ जाएगी, लेकिन पकड़े जाने का खौफ सर पर सवार था। मैं अकेला होता तो और बात थी, रीना के साथ पकड़े जाना मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने वो रात हिमायूं के मकबरे के अंदर ही गुजारी। सुबह के वक्त अभी काफी धुंध थी। मैंने एक नलका देख रखा था, वहां सर और दाढ़ी के बाल अच्छी तरह धो लिए, बल्कि फटी हुई कमीज उतारकर तकरीबन नहा ही लिया। अच्छे कपड़े पहने और पुराने कपड़े वहीं फेंक कर चल पड़ा। जब मैं दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा तो सूरज निकल आया था। थोड़ी ही देर बाद रीना आती नजर आई। मैं समझ गया कि वो घर से कॉलेज के लिए निकली होगी। घर वालों के गुमान में भी ना होगा कि इनकी बेटी अब कभी वापस ना आने के लिए घर से निकली है। ये तो मुझे मालूम था कि रीना मामूली से जहन की लड़की नहीं, लेकिन इस रोज मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि ये तो बहुत ही तेज और होशियार लड़की है। इसने आते ही मुझसे पूछा कि टिकट कहाँ का लेना है। मैंने बताया कि भोपाल जाना है। इसने पहले ही मालूम कर लिया था कि इस वक्त एक गाड़ी सीधी भोपाल जाती है। गाड़ी चलने में अभी 1 घंटा बाकी था। वो मेरे कहने पर 3rd क्लास के 2 टिकट ले आई। ये मुझे उमर ने बताया था कि टिकट 3rd क्लास के लेना, क्योंकि इन डब्बों में रश होता है, इसलिए पकड़े जाने का खतरा कम होता है। रीना जनाने डब्बे में बैठी और मैं साथ वाले मर्दाना डब्बे में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी जब आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मेरा दिल धड़कने लगा। यही डर था मुझे कि रेलवे स्टेशन पर लोग ढूंढ रहे होंगे, लेकिन लेकिन इंजन ने रवानगी की विसिल देकर मेरा खौफ दूर कर दिया और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती आगरे से निकल गई। बड़ा लंबा सफर था। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस गाड़ी को भोपाल से इस तरफ कहीं रुकने न देता। सारा दिन गुजर गया। रात के वक्त झांसी के जंगलों में से गुजरे। मालूम नहीं इस जंगल में जाकर गाड़ी की रफ्तार सुस्त क्यों हो गई। गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुकती थी। अगली सुबह गाड़ी ने भोपाल पहुंचाया। तब कुछ तसल्ली हुई कि हम खतरे से निकल आए हैं। वहां रीना ने मुझे अपना पर्स खोलकर दिखाया। ये पर्स नहीं बल्कि बड़ा खूबसूरत बैग था। इसमें 5,000 रुपया था, जो उस वक्त की बहुत ही ज्यादा रकम थी, और जेवरात का तो कोई हिसाब ही नहीं था। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये फरार और इस किस्म के हालात से बखैर व आफियत गुजरना इतना सहल नहीं था, जिस तरह के मैंने आपको बताया है और जिस तरह आप सुन रहे होंगे। यूँ समझ लें कि बारीक सा एक तार था, जिस पर मैं एक नौजवान खूबसूरत लड़की को लिए चल रहा था। इस तार के नीचे दहकते हुए अंगारों का एक अंबार था। पाँव फिसलने की देर थी कि हम दोनों ने भस्म हो जाना था। मौत साथ साथ चल रही थी। यूं लगता था जैसे मैं मौत की आहट सुन रहा हूँ। भोपाल ऐसा परदेश था जो सुना तो था, लेकिन देखा ना था। इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि अल्लाह ने मेरे इन सजदों का सिला दे दिया था, जो मैंने आगरा के एक पागल खाने में किए थे। मैंने इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि गाड़ी रात को नहीं बल्कि सुबह पहुंची थी। वहां भोपाल के 2 पहलू देखे तो इत्मीनान सा हुआ। एक ये कि वो दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं था, और दूसरा ये कि वो मुसलमान रियासत थी और जो भी नजर आता वो मुसलमान ही होता था।
टांगे वाले को एड्रेस बताया तो उसने बखुशी कहा कि वो हमें सही ठिकाने पर पहुंचा देगा, और उसने पहुंचा भी दिया। ये मकान इस वजह से जल्दी मिल गया कि किसी मोहल्ले में नहीं था, बल्कि ये इस किस्म के मकान थे जो जरा अलग अलग थे। पहली दस्तक पर ही दरवाजा खुला। एक नौकर बाहर आया, उसे बताया कि मैं कौन हूँ। 2-3 मिनट बाद ही इस साफ सुथरे कुशादा मकान के दीवान खाने में मैं बैठा हुआ था, और साहिब खाना वही हजरत थे जिनके नाम उमर ने रुका दिया था। वहाँ ये भी पता चला कि उमर ने अपने भाई से कहा था कि वो मेरे मुतालिक इन साहब को खत लिख दे। उन्होंने इस खत का जिक्र किया और पूछा कि ये क्या मामला है। मैंने रीना की मौजूदगी में ही उन्हें असल मामला सुनाया, तो उन्होंने फौरन रीना को साथ लिया और अंदर खवातीन खाना के पास छोड़ आए। मैं अपने इस मोहसिन का नाम भी नहीं लिखूंगा। जी में आती है कि उन्होंने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अपने घर का फर्द समझा, और जो एहसानात मुझ पर किए वो एक एक अलग अलग करके बयान करूं, और यही एक तरीका है कि मैं आज इन्हें खिराज तहसीन पेश कर सकता हूं। लेकिन इन तफसीलात से कहानी लंबी हो जाएगी और आप बोरियत भी महसूस करेंगे। यहाँ मैं इतना ही जिक्र काफ़ी समझूंगा कि इन्हें रियासती इंतज़ामिया में बड़ा अच्छा रुतबा हासिल था, और वाली रियासत नवाब हमीदुल्लाह खान मरहूम के करीबी हलकों से ताल्लुक़ रखते थे। नवाब हमीदुल्लाह खान मरहूम के मुतालिक मैं ये बता दूं तो बेमहल न होगा कि क़याम पाकिस्तान में इनका बड़ा हाथ था। कायदे आज़म के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। मेरे मेज़बान ने 2 ही दिनों में मुझे एक बाइज़्ज़त मुलाज़मत दिलवा दी। इसके साथ ही एक खतीब को बुलवा कर रीना को हल्का बगोश इस्लाम भी कर दिया, और इसका इस्लामी नाम राशिदा रखा गया। और इसके बाद इसी महफिल में हमारा निकाह भी पढ़वा दिया गया, और रीना मल्होत्रा राशिदा अतीक बन गई। मेरे मोहसिन मेज़बान ने हमें एक छोटा सा मकान ले दिया। इसी महफिल में 8-9 बड़ी अच्छी हैसियत के हजरात मौजूद थे। इनमें से हर एक ने बढ़ चढ़ कर सलामियाँ दी। इतनी ज़्यादा रकम सलामी के तौर पर देने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे माली सहारा मिल जाए। हम दोनों को जो कपड़े और दीगर सामान दिया गया, उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया। हमारी आज़ादाना ज़िंदगी शुरू हो गई। मेरे मोहसिन ने कहा था कि यहाँ तक तुम्हें कोई पकड़ने नहीं आएगा। राशिदा खुश थी कि वो अपने बाप और बाप ही जैसे होने वाले खामिन से बाल बाल बच गई है। उसे अपने घर का कोई एक फर्द भी याद नहीं आता था। मेरी हालत मुख्तलिफ थी। घर का हर एक फर्द याद आता था, और मैं अकेले में रोया भी करता था। और जब ये ख्याल आता कि मैं अब सारी उम्र अपने घर नहीं जा सकूंगा, तो दम घुटने लगता था। फिर ये ख्याल मुझे और परेशान करता था कि मेरी माँ का, मेरी बहनों और वालिद साहब का क्या हाल हो रहा होगा। मैं इन्हें खत भी नहीं लिख सकता था। राशिदा मेरी इस जज्बाती कैफियत से वाकिफ थी, और वो मेरा दिल बहलाया करती थी। दरअसल मुझे रूहानी सुकून तो अल्लाह की इबादत से मिलता था। एक रोज़ शादी के 10-12 दिनों बाद मेरे मोहसिन ने मेरे घर आकर एक खत दिया। ये उमर का खत था जो उसने इन साहब के नाम लिखा था, जिसमें मेरा नाम लिए बगैर वो बातें लिखी थी जो मैं जानना चाहता था। वो ये कि मेरे घर वाले मेरी मुलाकात के लिए आगरे के पागल खाने में आए, तो उमर ने उनके कान में कह दिया कि मैं कहाँ हूँ। घर वालों को तो इस तरह भी मेरे फरार का पता चल गया था कि पुलिस मेरे घर गई थी और अच्छी खासी तलाशी ली गई थी। ये भी पता चला कि मेरे मोहसिन ने उमर के ढके छुपे इतला दे दी थी कि मैं ठिकाने पर पहुंच गया हूं और ठीक ठाक हूं। 15-20 रोज और गुजरे तो मेरे बड़े भाईजान मेरे घर आ गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 2 मरतबा मेरे घर छापा मारा था, लेकिन मैं कोई डाकू या मफरूर कैदी नहीं था कि पुलिस इतना ज़्यादा दबाव डालती। फिर ये भी पता चला कि जो अपील दायर की हुई थी वो इस बिना पर भी मुस्तरद हो गई थी कि पागल खाने वालों ने समन के जवाब में लिख दिया था कि मुतल्लिका फर्द फरार है। इस तरह 1-8 महीने बाद मेरे वालिद साहब और वालिदा मुझे मिलने आए। वालिद साहब तो खुश थे कि मैंने एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना लिया है, लेकिन वालिदा खुश नहीं थीं। वजह साफ जाहिर थी, और इस लड़की की खातिर वो एक बेटे से महरूम हो गई थीं। वालिदा रोती हुई रुखसत हुई। 1.5 साल बाद जंग अजीम ख़त्म हो गई, और उसके बाद हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक ज़ोरों शोर से शुरू हो गई। ये 1946 का साल था। अखबारों में अब सिर्फ सियासी खबरें ही छपती थीं, और लोग यही खबरें दिलचस्पी से पढ़ते थे। मुझे आज भी याद है कि एक रोज़ भोपाल में इस खबर पर जश्न मनाया गया कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया है। मुझे आज तक याद है कि ये 3 जून 1947 का वाक़या है, और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आ गया। सबसे पहले राशिदा ने मुझे कहा कि मुमकिन हो तो हम पाकिस्तान चले जाएं। हम बज़रिया हवाई जहाज़ पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, मैंने कहा।
रेल गाड़ी से जाते तो डर लगता है, आधे हिंदुस्तान में से गुजर कर जाना पड़ेगा। वही आगरा और वही दिल्ली रास्ते में आएंगे और तुम अखबारों में पढ़ ही रही हो कि मुसलमानों की कत्लो गारत गरीबी हो रही है। फिलहाल पाकिस्तान जाना मुमकिन नहीं। हकीकत यह है कि ये ख्याल मुझे पहले नहीं आया था। राशिदा ने बात की तो पाकिस्तान पहुंचना मेरी जिंदगी का मिशन बन गया। अब एक मुश्किल ये थी कि हमारा एक दूध पीता बच्चा भी था जो 1 साल का हो चुका था। अगर मैं और राशिदा ही होते तो हिंदू बन के ही निकल जाते। मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान था। एक ऐसी सूरत पैदा हो गई जिसने हमारे लिए पाकिस्तान पहुंचना आसान बना दिया। भोपाल में पंजाब और सूबाई सरहद के मुलाजिमों की कुछ तादाद थी। इनसे पूछा गया था कि वो रियासत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाएंगे। इन लोगों ने पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आखिर एक रोज़ पता चला कि एक पार्टी पाकिस्तान बजरिया रेल जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान को मौरी से वजूद में आए 1 साल गुजर चुका था। मेरे मोहसिन ने, जिन्होंने मुझे भोपाल में नई जिंदगी की राह पर डाला था, मेरे जाने का भी इंतज़ाम कर दिया। 2-3 दिनों बाद हम फिर रेलगाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी की मंजिल अमृतसर थी। ये गाड़ी आगरा और दिल्ली से गुजर गई। दिल्ली से गुजरते बचपन और लड़कपन याद आ गया। बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया। अगर मैं अकेला होता तो दौड़कर अपने घर पहुंच जाता, लेकिन साथ बीवी थी, एक बच्चा था और दूसरा राशिदा के वजूद में परवरिश पा रहा था। लाहौर पहुंचने तक मैंने मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के जो मनाजिर देखे वो मैं बयान नहीं करूंगा। ये रुदात तो आप सैकड़ों मरतबा सुन चुके होंगे। बस सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान हमें ऐसे ही नहीं मिल गया था। कौम ने जानो माल और इज्जतों आबरू की कुर्बानियाँ दी थीं। इस इतने लंबे सफ़र को मैं सिर्फ इन अल्फाज में समेट देता हूँ कि हम लाहौर पहुँच गए। कोई जान न पहचान। लाहौर हमारे लिए भोपाल से भी ज़्यादा अजनबी शहर था। अलबत्ता लोगों में महाजरीन की मोहब्बत देखी तो इससे एक तो अजनबियत का एहसास मिट गया, दूसरे जज्बाती सहारा भी मिला। यहाँ पर फिर मैं अल्लाह का जिक्र करूँगा। मेरी इबादतें और मेरी दुआएं कबूल हो गई थीं। भोपाल से पंजाब के रहने वाले 2 साहब मेरे साथ आए थे। एक बुर्दबार आदमी था और दूसरा रियासत की इंतजामिया में आला ओहदेदार था। इनके साथ मेरी राहो रस्म थी। मैंने सफ़र के दौरान इन्हें बताया था कि मेरी बीवी नो मुस्लिम है और यह भी बता दिया था कि मैं आगरा के पागल खाने का मफरूर हूँ। इस वक्त मुसलमानों में सही इस्लामी जज्बा था। यही वजह थी कि वो महाजरीन को सर आंखों पर बिठाते थे। इन दोनों ने मुझे छोटा सा एक मतरूका मकान दिलवा दिया और फिर अपने कारोबार में भी साथ लगा लिया। मेरी हैसियत एक मुलाजिम की सी थी, लेकिन 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो गया था। मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब 6-7 महीने का हो गया तो एक रोज़ दिल्ली के 2-3 महाजिर मिल गए। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। बातों बातों में दिल्ली का जिक्र आया तो मैंने इन्हें बताया कि मैं भी दिल्ली का महाजिर हूँ। उन्होंने मशवरा दिया कि लाहौर की बजाय मैं कराची चला जाऊँ और किस्मत आजमाई करूँ। ये मशवरा उन्होंने इसलिए दिया था कि दिल्ली और इसके परे के लोग कराची में इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं कराची जाकर करूँगा क्या और रहूँगा कहाँ। 1950 के इब्तिदाई दिनों का जिक्र है कि मेरी ज़िंदगी में एक और मौजिज़ा हुआ। इस रोज़ छुट्टी थी, बाजार बंद थे। मैं राशिदा और बच्चों को शालीमार बाग की सैर के लिए ले गया था कि कहीं दूर से मुझे किसी ने पुकारा, अतीक। मैंने उधर देखा तो एक आदमी मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था। ये कौन है? मैंने आस्ते से कहा। राशिदा भी उधर ही देख रही थी। मेरे बड़े भाईजान जैसा लगता है। अरे ये तो वही हैं। मैं उनकी तरफ दौड़ पड़ा और फिर जिस तरह हम भाई मिले, शायद आप इसे तसव्वुर में ना ला सकें। इससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और क्या हो सकती थी कि मेरा पूरा ख़ानदान बखैर व आफियत 1947 के आखिर में लाहौर पहुंच गया था। वालिद साहब और दूसरे भाई सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए वो कराची में थे, क्योंकि इस वक्त दारुल हुकूमत कराची में था। सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने पाकिस्तान की ऑप्शन दी थी, उन्हें सरकारी तौर पर एक अलग थलग रेल गाड़ी में पाकिस्तान भेजा गया। इस तरह मेरा ख़ानदान बड़े महफूज तरीके से लाहौर पहुंच गया। वालिद साहब की और भाईजान की मुलाजमतें भी बरकरार रहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों के चले जाने की वजह से इन्हें तरक्कियां भी खूब मिलीं। आज यूँ पता लगता है जैसे मैं फिल्मी कहानी सुना रहा हूँ। जैसे कि फिल्म के आखिर में बिछड़े हुए मिल जाते हैं, इसी तरह पनाहगुज़ीन कैंपों में जो महाजिर कहलाए, वो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन और ड्रामाई अंदाज में मिले थे और मिल रहे थे। आज मैंने वालिद मरहूम की जगह ले ली है। मेरे बेटे माशाल्लाह जवान और अपने अपने अहलो अयाल वाले हैं।
راشدہ کو فوت ہوئے 1 سال گزر گیا ہے۔ آج جب میں نے یہ کہانی لکھنا شروع کی تو اس کی پہلی برسی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے یاد کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آج تک یہ بات سوچتا رہتا ہوں کہ محبت میں پاگل کون تھا، میں یا راشدہ۔